हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 25 जनवरी 2026 की संडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी यानी कि एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्जाम हो या फिर पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो मेजर इसमें सब्जेक्ट रहते हैं वो पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, विच स्टेट इज कंसीडरिंग अ बैन ऑन एक्सेस टू सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स, यानी कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का जो प्रस्ताव है वो कौन से स्टेट के द्वारा दिया गया? तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब चलते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज। हमारी न्यूज क्या कहती है? यूएस ऑफिशियल्स हिंट यूएस ऑफिशियल्स हिंट्स एट रिमूविंग रशियन ऑयल पेनल्टी लेवी ऑन इंडिया, यानी कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा भारत पर जो रूसी तेल जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि हम रूस से जो है अपना ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, तो वहां उसके बदले में हमें जो है एक जो पेनल्टी लगी थी भारत पर, अब उसको हटाने का एक हिंट दिया गया है यूएस अधिकारी के द्वारा। तो अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने हाल ही में दावोस में जो अभी वहां पर समिट हुआ था उसमें बयान देते हुए कहा कि भारत पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ या फिर यानी कि अतिरिक्त जुर्माना दंड लगाया गया है उसको हटाने का संकेत दिया गया है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, बेसेंट ने इस चीज को कहा कि ये बहुत ही बड़ी एक सक्सेस है। ऐसा क्यों है कि भारत की रिफाइनरियों ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीदारी में भारी कमी कर दी है। इसके अलावा टैरिफ का उद्देश्य क्या है, पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके साथ ही देयर इज अ पाथ टू टेक देम ऑफ, यानी इसे हटाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये टैरिफ पूरी पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीदारी में वृद्धि की थी। रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल बेचा था और यानी कि भारत को जो है एक तरह से सस्ता तेल काफी डिस्काउंट पर मिला था। और इसके अलावा 2024 तक रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बन चुका था, सप्लायर बन चुका था, जो कि कुल आयात का सिर्फ 35 से लेकर 40% ही भारत में इंपोर्ट होता था, यानी कि बहुत ज्यादा था। इसके अलावा 2024 में रूस ने 52 से लेकर 53 बिलियन डॉलर का एक क्रूड ऑयल आयात किया था भारत के साथ। ठीक है, इसके अलावा ट्रंप ने रूस से जो भी देश तेल खरीद रहे थे उन पर प्रशासनिक कार्यवाही यानी कि एक तरह से दंड देने के रूप में इस चीज को देखा था। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये मतलब जो रशिया अपना तेल बेचता है उससे जो भी उसको इकोनॉमी बूस्ट होती है, जो भी उसको वहां पर फायदा होता है, यानी कि उसको जो मनी वगैरह मिलती है, जो भी उसको डॉलर मिलते हैं, उसका वो क्या यूज कर रहा है हथियार बनाने में या फिर यूक्रेन युद्ध में उसको फंडिंग कर रहे थे। तो इसी वजह से भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था को ये चीज सपोर्ट कर रही थी, तो इसी वजह से ये यूएस को अच्छा नहीं था, क्योंकि यूएस ये चाहता था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक जाए। तो उस रोकने के चक्कर में जो है भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा था। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि 500% टैरिफ की भी धमकी दी गई है, लेकिन अभी जो लागू हुआ है वो अभी फिलहाल तो 25% ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव डाला गया था, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज पर भी जो है ये टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, लेकिन भारत पर फोकस ज्यादा था, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा जो है खरीदार है रशिया का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इसका प्रभाव क्या रहेगा, भारत अगर मान लीजिए टैरिफ हटा दिया जाता है तो भारत को एक राहत मिल सकती है। राहत मिलने से क्या होगा, हमारे लिए जो मार्केट ओपन हो जाएगी, तो टैरिफ हटने से हमारे जो निर्यात रहेंगे, जिसमें क्या हमारे टेक्सटाइल्स हैं, जेम्स, ये सभी जो है ये सब कुछ सस्ता हो सकता है। भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन कम मात्रा में खरीद रहा है और अभी अलर्ट के मतलब कि अलर्ट रहकर जो है भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है।
इसके अलावा टोटल क्रूड इंपोर्ट में रूस जो है अब तीसरे स्थान में आ चुका है, चीन और दूसरों के बाद, ठीक है। इसके अलावा भारत की नीति क्या है, जिसमें जो ऊर्जा दक्षता यानी कि ऊर्जा के लिए हमें जो है एक तरह से ऑयल की जरूरत रहती है, सस्ता तेल बनाकर रखना, क्योंकि अमेरिका से संबंध हमारे खराब हम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा था, तो मोस्टली इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इसमें क्या था, कुछ जो सेक्टर थे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, आर्थिक हमारे पर इफेक्ट पड़ा था। पहले जो टेक्सटाइल गारमेंट्स जो भी हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुए थे, निर्यात में गिरावट आ गई थी, यानी कि क्योंकि अब इसमें जो है टैरिफ ज्यादा लग चुका था, यानी कि ऐसा था कि यूएस में जो हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं उसमें अब जो 50% टैरिफ लगेगा, और जब 50% जो इसमें जो भी व्यापारी होते हैं वो अगर टैरिफ इतना देंगे तो उसके बाद उन्हें कोई भी मार्जिन, उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। इसी वजह से जो है वहां पर कीमतें बढ़ गई थी, और इतनी ज्यादा कीमतें यानी कि महंगी चीजें कोई भी नहीं इतनी ज्यादा खरीद सकता, यहाँ की कुछ लोग खरीद पाते हैं, जो मिडिल क्लास होती है वो नहीं इतनी ज्यादा महंगाई के साथ वस्तुओं को बाय कर सकती। तो इसी वजह से वहां पर जो है भारत के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो काफी ज्यादा महंगे हो चुके थे, और भारत का जो निर्यात था वो कम हो चुका था। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिकल्स पर कुछ प्रभाव किया था, लेकिन इसमें थोड़ा कम प्रभाव रहा था। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी में, इंजीनियरिंग गुड्स पर भी प्रभावित हुआ था, निर्यात मूल्य में इसकी कमी आ चुकी थी। इसके अलावा जीडीपी का अगर हम इफेक्ट देखें तो यूएन और भारत ने जो अनुमान लगाया उसके अकॉर्डिंग 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.2 से लेकर 7.4% तक रहेगी, यानी कि टैरिफ का कुल असर जो ऑफसेट हो जाएगा आने वाले समय में। तो इसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था अब और ज्यादा अच्छे से बढ़ सकती है, क्योंकि भारत का जो निर्यात है वो और ज्यादा अब जो है अच्छा से हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, निर्यात बढ़ेगा। तो इसी तरह जो है भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जब ऐसे बूस्ट होगी तो इट मीन्स की बहुत ही फायदा हो सकता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या, 22.8% ऑफ पॉपुलेशन इन केरला, 15.8% इन तमिलनाडु टू बी अबव 60 ईयर्स बाय 2036, आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें क्या कहा गया कि 2036 तक जो है पूरी मतलब टोटल पॉपुलेशन के 22.8% रहेगी जो केरला की, वो वृद्ध अवस्था में, यानी कि काफी एज्ड पीपल रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में जो 15.8% रहेगी, ठीक है। तो राज्य स्तर पर ये वृद्ध आबादी का जो प्रभाव है उसको दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो आंकड़े आरबीआई की रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स, उसके द्वारा जो है ये पब्लिश की गई है, ये बात बताई गई है। अब देखिए, भारत में जो वृद्ध अवस्था की नीतियां हैं वो क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नेशनल पॉलिसी एंड ऑन ओल्डर पर्सन्स, यानी कि 1999 में जो है बुजुर्गों के लिए जो एक पेंशन की स्कीम रखी गई है। इसमें वृद्धों के अधिकार जैसे कि स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, इसके अलावा परिवार से अलगाव को रोकना या फिर शोषण से बचाना। तो इसी तरह ये भारत की एक मूल नीति है, जिसे 2024-25 में भी अभी तक एक्टिव रखा गया, यानी कि इसको बंद नहीं किया गया। ये नीति जो पॉलिसी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी, हम इसको मान सकते हैं, नेशनल पॉलिसी एंड ओल्डर ऑन ओल्डर पर्सन्स। इसके अलावा सेकंड हमारी पॉलिसी क्या आती है भारत की बुजुर्गों के लिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो ये 2007 एक एक्ट आया था, उसके तहत है वृद्ध माता पिता को बच्चों से भरण पोषण का कानूनी अधिकार है, यानी कि जो बुजुर्ग है उनके उनके मतलब उनका अधिकार है कि वो अपने बच्चों से जो है एक अच्छी सी भरण पोषण की जो है मतलब की डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं जहां पर 3 महीने में फैसला लिया जाता है। इसके अलावा संपत्ति हड़पने या फिर उपेक्षा पर सजा का प्रावधान भी दिया गया कि अगर कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स से संपत्ति जबरदस्ती हड़प लेते हैं तो इसमें सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा 2025-26 में कई राज्यों में इसे और ज्यादा मजबूत किया गया। अब हमारी नेक्स्ट पॉलिसी क्या है, NPHCE, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जाता है, हेल्थ वेलफेयर के द्वारा, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय उसके द्वारा इसको मतलब कि होल्ड किया जाता है, इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा ओपीडी, फिजियोथेरेपी, रिहाब जो सेवाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में बुजुर्गों के लिए दी जाती हैं, 80+ जो वृद्ध हैं उनके लिए विशेष फोकस किया जा रहा है।
इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स 2021 में ये लाया गया था। कई पुराने कार्यक्रम को इसमें मिला लिया गया था, जैसे कि अम्ब्रेला स्कीम नई आई थी बुजुर्गों के लिए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, गरीब वृद्धों को मुफ्त वॉकिंग एड्स देना, हियरिंग एड्स देना, स्पेक्टिकल्स आदि, जो आपने देखा होगा कैंपिंग वगैरह यानी कि कैंप्स लगते हैं बुजुर्गों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो वो इसी स्कीम के तहत आ जाते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी कि 60 से ज्यादा जो व्यक्ति हैं, यानी कि जिनकी एज 60 से ज्यादा है, तो उनको हर महीने पेंशन दी जाती है। केंद्र के द्वारा 200 से लेकर 500, बाकी राज्य के द्वारा जितनी भी किसी स्टेट में पेंशन होती है वो सब ऐड करके राज्य के द्वारा दी जाती है। कई राज्यों में अब जो 1000 से लेकर 3000 तक भी पहुंच चुकी, तो 2026 में कुछ रिपोर्ट्स में 9000, मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि 9000 तक भी पेंशन हो सकती है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, इसके अलावा अपनी जो यानी कि राज्य अपने अकॉर्डिंग रख सकता है। अब देखिए आबादी अगर बढ़ जाती है तो इसमें क्या रहता है, यानी कि अगर हम देखें तो प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। अब देखिए अगर जितनी ज्यादा किसी भी स्टेट में अगर वृद्ध आबादी रहेगी तो वहां का जो डेवलपमेंट है वो कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते, एफिशिएंसी के साथ इतनी उनकी ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं होती जितनी कि यंग पर्सन्स में होती हैं। तो इसी तरह सामाजिक, अगर हम इसके सकारात्मक प्रभावों की तरफ देखें तो सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर यानी कि घर आधारित देखभाल रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो मतलब वृद्ध होते हैं उनका जो अकेलापन इनसे दूर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो वृद्ध है उनको एक तरह से घर की एक तरह से की माना जाता है कि वो घर की कुंजी की तरह काम करते हैं, या फिर घर के जो लॉक होते हैं उसकी तरह रहते हैं घर में। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, मतलब वृद्ध सकारात्मक प्रभाव पहले देख लेते हैं। अगर वृद्ध होंगे तो उनको अपने मतलब वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी पारंपरिक शिक्षा, जो भी उनको बच्चों को अच्छी मतलब कि अच्छे अपने सिखा सकते हैं, जो भी उनकी अच्छी आदतें होती है, अच्छे बुरे कामों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वृद्ध है वो, अब देखिए अगर हम बात करें ना हमारे जो ये जो हमारी अलग अलग हमारी जो स्टेजेस जनरेशन्स रहती है, जैसे हम अगर स्पेशली जेन जी की बात करें तो ये 1997 से लेकर 2012 के बीच जिनका बर्थ हो उनको माना जाता है जेन जी। इनसे पहले जो भी मतलब जन्मे हो व्यक्ति, हालांकि उनका जो भी उनकी एज रही थी वो इतना ज्यादा उस समय पर डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, यानी कि वो नेचर पर ज्यादा डिपेंड रहते थे। तो इसी वजह से जो वृद्ध है अगर वो रहते हैं ज्यादा, यानी कि अगर वो ऐसे हो मतलब वृद्ध अगर रहेंगे तो अपने बच्चों को या फिर आने वाली पीढ़ियों को अच्छी बुरी चीजों के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इसके अलावा अब जो मोस्टली अगर हम देखें कि इनकी जो जनसंख्या वो ज्यादा हो जाती है वृद्धों की, तो फिर क्या होगा, किसी भी जो स्टेट होगी उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि उनकी एक तरह से डेवलपमेंट क्षमता कम रहेगी। ठीक है एक मिनट। हाँ, तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि वृद्ध जो है आबादी बढ़ने के इससे क्या होगा, एक तो आर्थिक प्रभाव भी हमारे पड़ सकते हैं, हमें जो पेंशन की स्कीम्स वगैरह वो भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सामाजिक सुरक्षा पर भी भारी बोझ पड़ सकता है। राज्य की जो फाइनेंशियली सिचुएशन है उस पर भी इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष अगर हम देखें तो सिल्वर इकोनॉमी का अवसर मिल सकता है, यानी कि वृद्धों के लिए हम हेल्थ केयर, असिस्ट लिविंग, होम केयर सर्विसेज में नए रोजगार भी मिल सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये जब नए ऐसे संस्थान, ऐसे नए जो खोले जाएंगे तो सर्विस सेंटर, तो उसमें क्या रहेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें परिवार संरचना में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। संयुक्त परिवार लगातार टूटते नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज, माइग्रेशन से क्या हो रहा है कि बुजुर्ग वो अकेले पड़ रहे हैं। एल्डर अब्यूज, नेग्लेक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स लगातार बढ़ सकते हैं। इसके अलावा केरल और बाकी राज्यों के लिए चेतावनी क्या है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही जो दक्षिण राज्य है उनमें भी तेजी से एजिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। एजिंग मीन्स की जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्टेट एल्डरली कमीशन के द्वारा कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर ये सबक दे सकता है। इसके अलावा केरल में वृद्ध आबादी बढ़ना एक तरह से सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो सक्सेस होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है इनमें जो तमिलनाडु में तो
सक्सेस के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा लॉस भी हो सकता है इस चीज से। तो इन सभी से हमारे पास जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां वैसे अभी भी मतलब कि बरकरार रह सकती हैं बुजुर्गों के बढ़ने से। हालांकि अभी ये रिपोर्ट जो है पेश की गई है, ठीक है। इसमें क्या देखिए, इसमें एक चीज और यहाँ पर नोटिस की जा सकती है कि अगर देश में वृद्ध व्यक्ति बढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी स्टेट में, इट मीन्स कि वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी हैं। यानी कि हम मान सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने के साथ ही जो व्यक्ति हैं वो जिंदा रह सकते हैं काफी लंबे समय तक। तो इसी वजह से जो है वहां पर वृद्ध जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ जो इंजॉय मतलब रह रहे हैं, इसी कारण उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, इफ जजेस लूज क्रेडिबिलिटी नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ जुडिशरी, जस्टिस भुयान। जस्टिस बुरान क्या कहते हैं कि अगर न्यायाधीशों की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो न्यायपालिका का कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी कि जो न्यायाधीश यानी कि जो जजेस है उन पर ही लोगों का जो विश्वास है वो बंद खत्म हो गया, तो इट मीन्स पीछे न्यायपालिका बची ही नहीं, ठीक है। तो ये उनके द्वारा कहा गया है। तो अब देखिए ये ऐसा क्यों मतलब कहा गया, ये जो बयान दिया गया जस्टिस भुयान के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो अभी जो यानी कि एक तरह से तबादले चल रहे हैं, न्यायाधीशों के ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो जहां पर उन्होंने कहा कि अगर जो ट्रांसफर है सरकार के अनुरोध या प्रभाव में किए जाते हैं, खास करके जो सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जज है, अगर उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो इट मीन्स कि लोगों की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता विश्वसनीयता को भी खतरा है। तो उन्होंने कहा कि जजों का ट्रांसफर पूरी तरह न्यायपालिका का आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी सरकार के द्वारा दखल नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये बात इन्होंने अपनी रखी है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इसमें क्या रहता है, हाँ हम अगर ये देखें कि कोलेजियम सिस्टम क्या है, यानी कि जो न्यायिक का जो कोलेजियम सिस्टम है, भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, इसके साथ ही जो उनके ट्रांसफर होते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर दोनों के लिए एक ये प्रणाली है। अब देखिए न्याय कॉलेजियम सिस्टम का मतलब कि थोड़े इतिहास के बारे में देखते हैं। ये जो सिस्टम है इसको संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया, यानी कि ये संवैधानिक नहीं है कॉलेजियम सिस्टम जो भी है भारत का न्यायाधीशों के लिए, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जिन्हें जजेस केस कहा जाता है उसके माध्यम से किया गया। सबसे पहले जो प्रथम जजेस केस थे 1981 में, तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। इसमें कहा गया कि न्यायाधीशों की राय प्राइमेसी होगी, यानी कि प्राथमिकता होगी, लेकिन सरकार को अंतिम निर्णय का अधिकार रहेगा। यानी कि जो जज है वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो अंतिम निर्णय क्या रहेगा वो होगा सरकार का। इसके अलावा द्वितीय जजेस केस जो आता है 1993 में आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ये केस चल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण फैसला था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की राय जो है अब परामर्श नहीं है बल्कि बाध्यकारी, यानी कि अब जो है एक जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रहेंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी राय रहेगी बाध्यकारी, यानी कि एक तरह से ऑप्शनल नहीं रहने वाली है। तो यहीं से कॉलेजियम शब्द आया है। तो तीसरा जजेस केस 1998 में था, तो उसमें कॉलेजियम को और मजबूत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो उसके लिए सीजेआई के साथ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जज, यानी कि 4 उसके साथ ही सीनियर जज, और हाई कोर्ट के लिए सीजेआई के साथ साथ 2 सीनियर यानी कि 2 सीनियर जज, इनका एक कॉलेजियम बनता है। तो कॉलेजियम की संरचना कैसी रहती है ये हमने अभी देख ही लिया। इसके अलावा प्रक्रिया कैसे चलती है, कॉलेजियम में क्या होता है, जो भी कॉलेजियम के यानी कि इस ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। तो कॉलेजियम जो है ये जजों के नाम की सिफारिश करता है। इसके अलावा सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जाती है, यानी कि जो कानून मंत्रालय उसको। इसके अलावा सरकार जांच करती है, फिर उसको वापस भेज सकती है। अगर कॉलेजियम दूसरी बार भी वही नाम भेजता है तो सरकार को बाध्य होकर, यानी कि अब सरकार मजबूर है उसी व्यक्ति को जज बनाना पड़ेगा, उसको नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होता है वो भी इसी द्वारा ही किया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि अगर मतलब अब जो सरकार इन ट्रांसफर्स में जो तबादले किए जा रहे हैं, ठीक है, तो अब सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब देखिए ट्रांसफर किए क्यों जाते हैं, सबसे पहले तो न्यायिक प्रशासन में सुधार करने के लिए, जैसे किसी हाई कोर्ट में जजों की कमी हो या फिर किसी राज्य में किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत हो तो वहीं पर उसका ट्रांसफर हो जाता है किसी जज का। इसके अलावा वरिष्ठता अनुभव का संतुलन बनाना,
क्षेत्रीय विविधता लाना यानी कि डिफरेंट स्टेट्स से जजों का पूरा मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा पर्सनल हार्डशिप, हेल्थ, फैमिली इश्यूज के कारण कभी कभी जज खुद भी रिक्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे मुख्य न्यायाधीश की राय पर हाई कोर्ट की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा ये जो मामला अभी है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है अतुल श्रीधर, उनका तबादला, उनका ट्रांसफर हुआ। पहले कॉलेजियम ने उन्हें छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर करने की सिफारिश की, लेकिन बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया, यानी कि उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई, तो अब उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम की रेजोल्यूशन में खुद यह लिखा था कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट थी उसमें ये चीज लिखी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ है। इट मींस कि अब सरकार जो है न्यायिक कार्यों में दखल देना शुरू कर चुकी है। तो इसी चीज को यहाँ पर जस्टिस जो भ्यान है उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार को ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का अगर इसमें जो है इंटरफेरेंस होगा तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि फिर न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है अगर हर काम सरकार से पूछकर करना है। इसके अलावा अगर जजों को सरकार के खिलाफ फैसले देने पर सजा के रूप में ट्रांसफर किया जाता है तो जनता का भरोसा टूट सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसफर केवल बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी दबाव, यानी कि बाहरी दबाव के लिए नहीं हो। अगर वहां पर आप सच में कोई बेहतर प्रशासन चाहते हैं तो फिर इसी वजह से ही वहां पर जो है मतलब कि ट्रांसफर इसी वजह से जजेस का करना चाहिए। इसके अलावा सरकार के खिलाफ जो फैसले दिए जाते हैं जिन जजेस के द्वारा, तो उनको कहीं ना कहीं दंड के रूप में भी ट्रांसफर उनका कर दिया जाता है। इसके अलावा संवेदनशील मामले जिसमें कई बार क्या होता है जब चुनाव आते हैं या फिर कोई भी राजनीतिक मामला है, सीबीआई की जांच, इन सभी से दूर करने के लिए भी जो जज है या फिर चीफ जस्टिस है मतलब कि जो भी सीजीआई होते हैं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस चीज को नकारते रहे हैं और कहते हैं कि ट्रांसफर जो है वो सिर्फ एक प्रशासनिक है। हालांकि साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अगर किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी कॉलेजियम पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है, यानी कि ये दबाव डाला जा रहा है कि इस जज का जो ट्रांसफर है वो इस कोर्ट में कर दिया जाए, इस जगह पर, इट मीन्स कि अब सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को अपना फायदा नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को जहां पर अपना फायदा नजर आएगा वो वहीं पर ही जो है अपने जजेस को बैठाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी न्यायपालिका में। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ट्रंप थ्रेटन्स कनाडा विद 100% टैरिफ ओवर पॉसिबल डील विद चाइना। अब देखिए अमेरिका जो है अब भारत के साथ पहले इसने टैरिफ का खेल खेला, अब जो कनाडा के साथ खेलने वाला है। यानी कि ट्रंप ने चीन के साथ समझौते को लेकर जो कनाडा और चीन का समझौता होने वाला है तो उसको लेकर जो है कनाडा पर टैरिफ लगाने की बात कह दी कि 100% टैरिफ लगेगा अगर कोई चाइना से व्यापार करेगा तो ये धमकी हाल ही में डावोस में जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं उनके बयानों के बाद आई है। यानी कि उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे ट्रेड को लेकर, जहां पर उन्होंने ट्रंप की जो विदेश नीति और अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया कि जो ट्रंप की यानी कि जो अमेरिका की विदेश नीति है वो सही नहीं है। इसके अलावा कनाडा की तरफ से इनकार किया गया कि वे चीन के साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेगा, यानी कि FTA नहीं करने वाला है, एक या फिर बड़ा डील परस्यू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप इसे चाइनीज गुड्स ट्रांसशिपमेंट को रोकने के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि चीन का सामान कनाडा के रास्ते अमेरिका में कम टैरिफ पर ना आ जाए। यानी कि जो कनाडा का एक रास्ता है उसके जरिए जो है चीन का सामान अमेरिका में नहीं आना चाहिए। तो इस चीज को जो है यानी कि ध्यान में रखा जा रहा है। तो इसी वजह से अमेरिका के जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति उसका एक हिस्सा इसको माना जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता ही है कि जो अमेरिका और जो मतलब अमेरिका का हमको पता ही है कैसे व्यापार चल रहा है। अमेरिका और चीन का हमेशा ही व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर चला रहता है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर सेक्शन 301 और IEEPA के तहत जो है टैरिफ लगाए हैं चाइना पर। अमेरिका की तरफ से चीन से आयात पर औसत टैरिफ जो है 47.5% तक पहुंच चुका है और ये 100% से ज्यादा के सामान पर भी लागू है। चीन की तरफ से अमेरिकी सामान पर जो औसत टैरिफ है वो 3.19% तक लगाया गया।
इसके अलावा 2025 में चीन का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड जो है वो हमने देखा 1.2 बिलियन डॉलर रहा है, 2024 से भी ज्यादा है। यानी कि टैरिफ के बावजूद चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सभी में डाइवर्सिफाई करने की मजबूत स्थिति दिखाई देती है। यानी कि टैरिफ लगने के बावजूद जो चाइना है उसने काफी ज्यादा अपना सरप्लस जो है वो कर लिया। ट्रंप ने बहुत बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, लेकिन कुछ को 90 दिन का पॉज या फिर नवंबर 2026 तक डिले कर दिया गया, जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यानी कि पहले तो धमकी दी जाती, उसके बाद फिर इस चीज को जो है डिले कर दिया जाता। या तो अमेरिका को डर है कि अगर हमने चाइनीज गुड्स पर जो है टैरिफ लगाया तो कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो चाइना से ही लेते हैं। हालांकि अब जो है वेनेजुएला, इसके साथ ही जो ग्रीनलैंड है, ये हाल ही में विवाद है, लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो पहले हो सकता है अमेरिका के द्वारा ये चीज जो है इसको ध्यान में रखकर टैरिफ लगाए जाते हों। ठीक है, अब देखिए इनमें लगातार ये मतलब कि बना हुआ है विवाद। इसमें भारत का भी हमने देखा कि भारत पर कैसे टैरिफ का प्रभाव पड़ा था। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? न्यूज है, कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030? यानी कि क्या भारत जो है 2030 तक जो है मलेरिया को खत्म कर सकेगा, यानी कि मलेरिया का उन्मूलन कर सकता है। तो अब देखिए भारत की जो अभी अगर हम स्थिति को देखें तो क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है कि 2027 तक जो है 0 मलेरिया मामले होने चाहिए और 2030 तक जो है पूरी तरह से 0 इंडिजीनियस केसेस नेशन वाइड होने चाहिए। 2027 तक जो है यहाँ पर 0 मामले हों। इसके अलावा फिर 2030 तक पूरी तरह से ही पूर्ण मलेरिया उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इसी लक्ष्य की पुष्टि करते रहते हैं कि हमारा जो टारगेट रखा गया है वो बिल्कुल इसी तरह ही रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का लक्ष्य हमने देखा। इसके साथ ही प्रगति क्या रही है, मलेरिया मामलों में जो है 97% की हमें कमी देखने को मिली है, यानी कि 97% कमी रही है। इसके अलावा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत अब हाई बर्डन देशों की लिस्ट से बाहर हो चुका है, यानी कि ज्यादा जो हम पर बर्डन नहीं है मलेरिया को लेकर। इसके अलावा कई राज्य जैसे कि तमिलनाडु में 0 केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं, जैसे कि 33 आउट ऑफ 38, यानी कि 2025-26 का ये डेटा है। तो इसमें जो है जिले जो है 33 जिलों में जो है 0 मलेरिया के केसेस है। इसके अलावा कुल मिलाकर भारत ने पिछले कुछ सालों में इंसिडेंस और मोरालिटी में भी भारी कमी की है। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा इसको और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हाउ इज प्रिवलेंस द डिसीज मेजर्स, यानी कि किस तरह से इसका जो है एक तरह से माप किया जाता है, किस तरह से इसका मापन होता है बीमारी का। तो WHO के अनुसार किसी देश को मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र कब मिलता है, जब मानव मलेरिया परजीवियों के स्थानीय संरचना की श्रृंखला में कम से कम 3 लगातार जो वर्ष होते हैं, यानी कि 3 कॉन्टिन्यू ईयर्स हो, उसमें कोई भी एक केस ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी यानी कि एक तरह से कोई भी ऐसा मामला सामने ना आया हो मलेरिया का। इसी तरह तब यानी कि उस देश को पूरी तरह से मलेरिया से मतलब कि मलेरिया जैसे कि पूरी तरह से घोषित कर दिया जाता है, मलेरिया उन्मूलन का उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2025 के मध्य तक 47 देश या फिर क्षेत्रों को WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त जो घोषित किया गया कंट्रीज को। ठीक है, अब देखिए भारत इसमें कहां पर खड़ा है। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2025 में उल्लेख किया कि भारत ने अपने उच्च स्थानिक राज्यों में मलेरिया की घटना और मृत्यु दर को कम करने में बहुत ही अच्छा एक प्रोग्रेस नजर आया है भारत में। और आधिकारिक तौर पर 2024 में WHO के जो उच्च बोझ है उससे प्रभाव समूह से बाहर निकल चुका है, यानी कि हाई लिस्ट 3 उसमें बाहर आ चुका है। 2015 से 23 के दौरान अगर हम देखें तो मलेरिया के मामलों में 80% के तक जो है कमी आई है, यानी कि डिक्रीज हुए। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र, उसमें मलेरिया के 27 लाख जो मामले थे उसमें 73.3% मामले जो है वो भारत में दर्ज किए गए थे। ये 2024 की रिपोर्ट है। इसके साथ
जनसंख्या का आवागमन, सीमा पार आने जाने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी शरणार्थी होते हैं, तो वो प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, भारत ने 2024 तक 70% से अधिक कमी पहले ही हासिल कर ली है। इसके अलावा जैसे तमिलनाडु राज्य के जो लोक स्वास्थ्य निवारक जो भी चिकित्सा के जो भी निदेशालय हैं, उनके आंकड़ों से मलेरिया के मामले में लगातार जो है गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा भारत मलेरिया के उन्मूलन के लिए किस प्रकार से काम कर रहा है, इसको देखिए अगर हम, तो देश ने मलेरिया उन्मूलन को एक मतलब प्रगति पर ले जाने के लिए, पूरी तरह से मलेरिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय ढांचे को एक अलग अलग फेजेस के तौर पर मतलब कि टारगेट किया है। और एनएसपी के अनुसार मलेरिया उन्मूलन के लिए मलेरिया निगरानी को एक मुख्य हस्तक्षेप के रूप में रूपांतरित करना, उसका जो परीक्षण यानी कि टेस्टिंग वगैरह करनी, उसकी निगरानी करनी, उसका उपचार करना, तो इन सभी को यानी केस प्रबंधन को बढ़ा दिया गया। ठीक है। इसी तरह तमिलनाडु में जो सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें मलेरिया का पता लगाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा रहे हैं, यानी कि भारत जो अपनी हर संभव कोशिश कर रहा है मलेरिया मुक्त राष्ट्र बनने के लिए। अब देखिए चुनौतियां क्या है। सबसे पहले तो एक मलेरिया ग्रस्त पड़ोसी राज्यों से भारत में आना, यानी कि अगर हम देखें तो जो जहां पर ऐसे जो राज्य हैं जहां पर मलेरिया ऑलरेडी है, तो वहां से अगर कोई भी पलायन करता है तो इट मीन्स कि वो अपने साथ दूसरी कंट्रीज में जाकर भी जो मलेरिया लेकर जा रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा उच्च बोझ वाले राज्य जिसमें हम देखते हैं पूर्व उत्तर ओडिशा झारखंड में अभी भी मामले बाकी हैं, तो अगर वो ऐसे केसेस में अगर वो व्यक्ति यानी कि पलायन करते रहते हैं, तो यानी कि भारत के बाकी जो तमिलनाडु जैसे जितने भी क्षेत्र हैं तो उनमें भी मलेरिया के केसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनोफ्लीज स्टेफेंसी जो एक इन्वेजिव मच्छर है जो कि बिल्कुल शहरों में देखा जाता है मोस्टली, एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा ड्रग रेसिस्टेंस, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं जो उनसे ये जो हमारे केसेस मतलब देखने को मिलते रहते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी चुनौतियां रहती हैं भारत के सामने। या फिर अगर हम किसी भी अगर हम स्टेट की बात करें तो ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें कि हाँ, आगे का रास्ता भारत के लिए क्या हो सकता है, तो परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसने अपनी 2024-25 की जो अपनी एक एनुअल रिपोर्ट है उसमें क्या कहा कि 2023 में त्रिपुरा में 5.69% और मिजोरम में 4.233 को छोड़कर 34 राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में परजीवी संक्रमण दर जो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम रही है, या सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस से जो है इसको कम देखा गया है। ठीक है। एक मिनट, ये सेल्सियस नहीं है, 100 डिग्री यहां पर लिखा होगा। हम इन इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ 24-25 द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस जो हमारी परिवार कल्याण मंत्रालय है, तो उसमें बताया गया 2023 में 34 स्टेट्स थी, उन्होंने एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट लेस देन 1 एक्सेप्ट इन 2 स्टेट्स को छोड़कर त्रिपुरा और मिजोरम को, बाकी सभी में जो है बहुत ही कम इन्होंने यानी कि केसेस पाए गए, यानी कि इसमें जो है कमी देखी गई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टी जैकब जोहन सीनियर वर्जुअलिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द फेज इज एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज क्या रहता है कि डाटा में एक्यूरेसी होना, यानी कि डाटा आंकड़ों की सटीकता। इसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए निजी चिकित्सा मामलों की रिपोर्ट की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को मलेरिया के जितने भी संदिग्ध मामले थे उसमें अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करनी चाहिए, यानी कि जो भी मलेरिया के केसेस आते हैं उसमें जो है मतलब कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो भी वहाँ की जो भी क्लिनिक वगैरह होते हैं या फिर कोई अगर वहां पर डिस्पेंसरी है तो उनके द्वारा ऐसे केसेस को जो है मतलब कि दर्ज कराना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि लगातार भारत के सामने चुनौतियां बनी, लेकिन भारत फिर भी कोशिश कर रहा है। अब भारत के लिए रणनीति के नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है 2023 से लेकर 27 तक जो चलेगा। बेहतर सर्विलियंस, LLIN यानी कि मॉस्क्यूटो नेट्स, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग्स, रैपिड डायग्नोस्टिक्स और नई वैक्सीन ट्रीटमेंट पर फोकस करना। तो कुछ जो एक्सपर्ट उनका क्या कहना है कि ये जो टारगेट लक्ष्य है
एम्बिशियस है लेकिन अटेनेबल है अगर फंडिंग, लास्ट माइल एग्जीक्यूशन और अर्बन कंट्रोल जो है वो मजबूत रहता है। यानी कि अर्बन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे जो मलेरिया वाले मच्छर होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है पूरा फोकस किया जा रहा है भारत को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए 2030 तक। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, अंटिल विच सेंसस ईयर डज द सस्पेंशन ऑफ डीलिमिटेशन इफेक्टिवली रिमेन इन फोर्स। तो इसमें आपने ऑप्शन है आपके पास सेंसस 2025, 1981, 2017, इसके अलावा 2011। तो सही ऑप्शन आपने बताना होगा कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।